So good morning all of you. Good morning Aman, Frankie, Nandini, Payal, Pooja, Preeti, Saf, where were you? Good morning Shalu, Sonali, Sweta, Sweet, Padma, Sushil, Vishal, Monica, everyone. Very, very good morning to all of you. Very, very energetic and fresh morning to all of you. तो कैसी चली आप लोगों की पढ़ाई? ऑल्दो सिर्फ एक संडे बीच में पास हुआ था, बट आई वाज लाइक कि काफी लंबे टाइम के बाद आज आप लोगों की क्लास हो रही है. रीजन क्या? आप में से कितने लोग हैं जो आई एम हैविंग सम डाउट्स. या प्लीज गो अहेड. प्लीज आस्क. मैम वो जो आपने लोक अदालत का बताया था उसमें लोक अदालत के बारे में बता देते हैं. और कुछ इसके अलावा और किसी को कोई डाउट? वही था बस, बाकी तो अच्छा बता दे. आप लोग कितने लोग हैं जो दिल्ली के आसपास से आ रहे हैं, मतलब ये नोएडा और ये जो टेरिटरी है यूपी की? अभी हमें भी सुबह पता चला कि नाउ लॉकडाउन इज ओपन्ड नाउ, तो अब कल से तो इंस्टीट्यूट से ही आप लोगों की क्लासेस चलेंगी. तो अभी तक जो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इश्यूज हो जाते थे, प्रीवियस लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री दिखा रहा है. अब ये सारी चीजें तो आई कैन नॉट हैंडल. आई मीन दीज थिंग्स कैन बी डेल्ट ओनली बाय द टेक्निकल स्टाफ इटसेल्फ. आई एम नॉट अवेयर कि ये सब क्या है. एक बार आप लोग हमको फोन करके बोल दीजिए इसके रिगार्डिंग. हाँ, आप नोएडा उसमें मेरठ में एक्सटेंड हो गया. अच्छा, कल से इवन तो ये सब तो ऑनलाइन बैच वाले हैं ना शायद से. हाँ, आप सारे लोग ऑनलाइन बैच से ना. सैफ, प्रमोद, प्रीति, सोनाली, नंदिनी, आप सब लोग ऑनलाइन है. तो ऑफलाइन बैच है ना. हाँ, आप प्रमोद और शालू है ना. हम लोग तो बाकी सब लोग. चलिए, लेकिन दोस्ती हो गई आप लोगों की भी. देखिए ऑनलाइन दोस्त बन गए. देखिए लोक अदालत में बता दो, पता नहीं पीपीटी कहाँ है, दिख नहीं रही है. तो देखिए लोक अदालत का कंसेप्ट ये है कि हमारे जुडिशरी बहुत ओवरबर्डन है. 268. अच्छा, आपको पता है. इससे अच्छा तो मैंने पहले ही पूछ लिया होता. ये हमारी जो जुडिशरी वो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है. ठीक, तो अभी ओवरबर्डन जुडिशरी को कम करने के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव अप्रोच लाते रहते हैं. ऐसा ही एक अप्रोच लोक अदालत है, जो कि हमेशा याद रखिएगा कि क्रिमिनल केसेस को नहीं डील करता है. यानी जो मतलब सेशन कोर्ट है वो वाली चीजें कभी भी आपकी लोक अदालत में डिस्कस नहीं हो सकती. तो जो भी सिविल मैटर्स है, दैट मैटर्स कैन बी डेल्ट इन लोक अदालत. अब लोक अदालत में होता क्या है कि लोक अदालत में बहुत सारी इश्यूज, यानी कि जो सिविल केसेस हैं वो इश्यूज डिस्कस होते हैं, उसका डिस्कशन होता है. अब उसमें क्या होता है कि जनरली वैसा ही होता है कि कोर्ट्स, मतलब जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो ही डिसाइड करे. इवन जो आपकी रेवेन्यू कोर्ट है, तहसील लेवल के कोर्ट है, एसडीएम के कोर्ट है, वो सारे लोग पहले से सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाती है कि अच्छा ये भाई भाई का झगड़ा है या ये हस्बैंड वाइफ का कुछ इश्यूज है, उनको पहले से ही सब कुछ कर देते हैं. और जिस दिन मतलब होता है उस दिन दोनों पार्टी, एक पार्टी ए पार्टी बी, सब लोग आपके उस पर साइन कर देते हैं कि नाउ यू आर एग्री टू द जजमेंट गिवन बाय द लोक अदालत. मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि वहां पे रिकंसिलिएशन करा दिया जाता है, मतलब आपकी भी बात मान लेंगे, आपकी भी बात मान लेंगे, चलो तुम दोनों मिलकर रहो. थर्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक बार कोई डिसीजन मान लो कि आपने लोक अदालत में कोई जैसे भाई भाई की जमीन का कुछ इशू है, आप लोक अदालत में लेके चले गए, तो लोक अदालत ने बोल दिया 50% जमीन आपकी, 50% जमीन आपकी, राइट. अब उसके बाद आप किसी भी अदर कोर्ट में लोक अदालत मतलब उस डिसीजन को लेके फिर नहीं जा सकते, या दोबारा उस केस को लेके फिर आप लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं. लोक अदालत में लिए हुए डिसीजन हमेशा जो पार्टीज है उन पर बाइटिंग होती है. तो दीज आर ऑल द कंसेप्ट ऑफ लोक अदालत. अब बताइए, क्लियर हुआ? चालू मैम थोड़े ना पॉइंट्स डिफरेंट है. मतलब माय हस्बैंड इज एन एडवोकेट, मैं उनसे पूछ रही थी तो ही सेड डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट लोक अदालत. देखिए अभी अगर वैसे देखिए तो लोक अदालत के बारे में पूरे ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है. लेकिन अभी ये हमें बस मोटा मोटी या ओवरव्यू देख लेना है कि लोक अदालत से हमारे कितने क्वेश्चन हैंडल होते हैं. आप जैसे वैसे आप लोक अदालत देखेंगे तो लोक अदालत को लेके बहुत सारे क्लॉजेस है कि क्लॉज 1 ये कहता है, क्लॉज 2 ये कहता है,
क्लास 5 में ये है, लेकिन हमें तो एक जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव में ही समझना है कि जनरली लोक अदालत का कंसेप्ट क्या है, इससे हमारे क्वेश्चन हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि एक लेक्चर ही पूरा लोक अदालत पे जाएगा, फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा। ना ही वो सेइंग कि मतलब ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या ऐसे कुछ नहीं आते वहाँ पे मोस्टली ना, चालान केसेस आते हैं एकदम जो सिविल केसेस होते हैं, जहाँ पे अब जैसे कि आप सोचो ना कि इसमें वो केसेस होंगे जो मान लो कि वो आप कहीं किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब जब आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, सोचो कि वैसा कुछ है, ऐसी जमीन का कुछ इशू है जहाँ पे कि एकदम मरने मारने पे लोग उतारू हैं, तो आप कभी उस केस को लेके लोक अदालत में जाओगे ही नहीं। सोचोगे ना कि मतलब हमेशा वो बाइंड नहीं हो जाएगा, और दो स्टेप ब्रदर्स हैं तो वो लोग कैसे जाएंगे उस केस को लेके। तो हमेशा वही जो सिविल वाले मैटर्स होते हैं वही कहते हैं जिनमें आप एग्री करते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा है तो चलो ठीक है, तुम उनकी बात मान लो, वो तुम्हारे। अब लेकिन अब ऐसा कुछ हस्बैंड वाइफ का केस है कि वो मतलब वो उसको थप्पड़ मार रहा है, वो उसको घूसे मार रही है, तो उन्हें फिर वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? तो है ना, तो बाकी आपसे यही पूछे जाएंगे, एकदम लेमैन टर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या लोक अदालत के जो फैसले हैं आप उसको कहाँ चैलेंज करेंगे, तो फिर ये बताएगा कि नहीं भाई इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसके जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग होंगे। गॉट इट? ऑल इशू क्लियर हो गया? और बाकी सबको, और आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? पूजा, प्रीति, सैफ, सैफ कैसी पढ़ाई चल रही है? आप इतने दिनों से दिखे नहीं थे, तो फिर मुझे लगा कि लगता है सैफ को सब आ गया। कोई डाउट नहीं है। इसके पहले का सारा कुछ हो गया, पंचायती राज से शुरू करना था ना। यू हैड सम वर्क, व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट? अभी आप एट प्रेजेंट अब क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? बीकॉम, बीकॉम कर रहे हैं, कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर है, सही है। चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज। इसके पहले खाई के सारी चीजें हो चुकी हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्स अच्छा है, जल्दी जल्दी निपट जाए वही अच्छा है। वैसे भी ये बहुत पोस्टपोन होके इतने लेट हो रहे हैं, सबके ही एग्जाम्स। और बाकी लोगों को विशाल, सोनाली, दो सोनाली है, सोनाली सिंह या सोनाली श्वेता से पद्मा, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? एंड वेयर इज पायल? आपके भी, आप क्या करते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है प्रीति? आप बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, वेरी गुड। मेरा भी बीएससी मैथमेटिक्स से रहा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में। चलिए पंचायती राज देखते हैं, उसके पहले कोई डाउट नहीं है। डाउट होगा तो आपकी जो लास्ट क्लास होगी वेडनेसडे वाली, उसमें आप सारे डाउट्स एक साथ क्लियर कर लीजिएगा। तो पंचायती राज का कंसेप्ट क्या है? एज द नेम सजेस्ट, पंचायत। तो बेसिकली हमने डीपीएसपी में क्या पढ़ा था कि कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो गांधी जी के आइडियाज है, उसको हमने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इनकलकेट कर दिया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट को बताया था कि आने वाले टाइम में अगर तुम्हें लोगों का वेलफेयर करना है तो आप ये डायरेक्शन में कानून बनाएंगे। और उसी को लेके जो गांधी जी का कंसेप्ट था पंचायती राजों का, मतलब कि गांवों का सशक्तिकरण, द एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस, उसी में आर्टिकल 40 था जिसमें कहा गया था कि हमें पंचायत राज को जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि कहते हैं कि पावर जितनी सेंट्रलाइज होगी लोगों के हाथ में पावर कम होगी। इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर का मतलब है कि किसी एक में ही सारी की सारी पावर चली जाए। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अकबर के पास ही कानून बनाना है, अकबर के पास ही कानूनों का मतलब लॉस का इम्प्लीमेंटेशन, और अकबर ही क्या करेगा कि अगर कहीं लॉ में फ्लॉ होता तो वही बताएगा कि क्या फिर सही लॉ होना चाहिए। अब पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जहां पर हम कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी आएगी तो डेमोक्रेसी अपने साथ डिसेंट्रलाइजेशन लेके आती है, यानी पावर का सोर्स ऊपर से नीचे नहीं, मतलब अकबर से लेकर जनता तक नहीं, बल्कि जनता से अकबर तक जाना चाहिए, है ना। तो मतलब पावर का जो एक्सपेंशन है फ्रॉम बॉटम होना चाहिए। अब फ्रॉम बॉटम अगर पावर का एक्सपेंशन होगा तो कैसे? हमने हमारे यहाँ पे ऐसा था कि 2 स्टेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी थी। 2 स्टेजेस मतलब एक डेमोक्रेसी हमने स्टेट में बना दी थी, एक डेमोक्रेसी हमने सेंट्रल में बना दी थी, और इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन था उसके हिसाब से हम कहते हैं कि इंडिया इज अ फेडरेशन। अब हमें ये लगा कि अगर हमने मतलब इंडिया का वास्तविकता में, रियलिटी में डेवलपमेंट करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो हमें
अपने जो विलेज एरियाज है उनका भी स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आपको पता होगा इकोनॉमी आप पढ़ी रहे कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी का, मतलब अभी तक हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाया है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब ये व्हाइट कॉलर जॉब, ये मैन्युफैक्चरिंग अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई है। हम अभी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन के रह गए हैं। अब क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर कहाँ होते हैं? रूरल एरिया में। तो जरूरी था कि रूरल एरिया का एम्पावरमेंट कर दिया जाए। अब रूरल एरिया के एम्पावरमेंट के लिए हमें लगा कि हम क्या करें, जैसा सेटअप सेंटर में है, जैसा सेटअप स्टेट में है, उसी तरह का सेटअप हमें मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का सेटअप ला देना चाहिए कहाँ पे? विलेजेस में। और इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, जो वर्ड है पूरा PURA, जो आपके APJ अब्दुल कलाम साहब है, उनका ये सपना था कि पूरा स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पूरे इंडिया में किया जाए। अभी उस पर काम चल रहा है और उसमें एक है ना अभी पूरा का स्कीम का नाम क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी कि जो लोग गाँवों में हैं और माइग्रेट करके शहर में बस जाते हैं ताकि उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, वही एमिनिटीज हम जो है शहर से उठा के गाँव में भी रख दें ताकि उनको माइग्रेशन ना करना पड़े। तो कुल मिला के हर किसी ने यही बात की किसी तरीके से हम क्या करें, विलेज साइड को अपलिफ्ट करें, विलेज साइड को एम्पावर करें, अपलिफ्टमेंट करें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो जो गांव में रहने वाले बुधई हैं, आपके गांव में रहने वाले राम कुमार जी, मतलब जिस तरह के फार्मर्स हैं, उनको अपने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज DPSP का पता चलेगा, वो लोग एम्पावर होंगे तो नेशन अपने आप एम्पावर हो जाएगा। तो ये जो है पूरा बेसिक आइडिया है आपके पंचायती राज के, मतलब पंचायती राज का जो कंटेक्स्ट है वो ये है। अब बेसिकली जो इंडिया में कहते हैं शुरुआत कैसे हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि गांधी जी का सपना था, DPSP में था, तो हमने बाद में मतलब 1993 में बेसिकली आपके पंचायती राज की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे पहले अगर पंचायती राज की बात किसी ने इंडिया में की थी तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कौन है? कि जब भारत आजाद हुआ था तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश की जो महारानी है, यानी ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, उन्होंने कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, यानी सरकार सीधे यहाँ पे आ गई थी। अब जब सरकार सीधे आ गई थी तो आपको पता होगा हिस्ट्री में कि हर साल एक नए वायसराय इंडिया में आया करते थे। हर साल नहीं, मतलब जैसे एक टाइम पीरियड खत्म होता था तो एक वायसराय इंडिया में हमेशा नए वायसराय अपॉइंट होते रहते थे। उन्हीं में से एक वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में किसी ने अगर पंचायती राज की बात की थी तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन, इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। बहरहाल उस समय हम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमने क्या बात की कि दो स्टेजेस की बात की गई थी, एक तो आपका सेंटर यानी यूनियन लेजिस्लेचर और दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेचर थी। परंतु अभी तक विलेज पंचायत उस स्थिति में नहीं आ पाया, उस कंडीशन में नहीं आ पाया जैसे स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर है। फिर भी अब इंडिया में हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी है, पहला यूनियन, दूसरा स्टेट और थर्ड है आपका पंचायत। तो कैसे शुरुआत होती है पंचायत की? तो बेसिकली जो शुरुआत होती है वो DPSP के साथ आर्टिकल 40, जहाँ पे बोला गया है कि स्टेट मतलब मैंने क्या बताया, पॉलिटी में स्टेट का मतलब यूपी बिहार झारखंड नहीं, स्टेट मतलब इंडिया। इंडिया की यदि भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे, ऑर्गेनाइज कराए विलेज पंचायत को, जिससे जो विलेज में मतलब पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, विलेज में के पास की अथॉरिटी आ जाए और वो लोग अपने डेवलपमेंट की डिमांड खुद से कर सके। राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए कि अभी हम यूपी में है, तो यूपी में योगी जी को क्या पता कि बाबूपुर के मुश्रीलाल के घर में क्या हो रहा है। राइट। तो अगर वहां का कोई लोकल प्रधान होगा, लोकल जो ग्राम पंचायत होगी, वो उसकी समस्याओं को, वो उसकी कॉजेस को बहुत अच्छे से समझेंगे और वो जो है स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर देगी। तो टू जस्ट टू एम्पावर द लास्ट माइल ऑफ द पीपल सिटिंग इन द विलेज, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है। राइट। अभी बताते हैं मेयर, अभी पहले पंचायत आ जाती है, जिसके बाद जब अर्बन लोकल गवर्नमेंट आएगा तो मेयर भी बताएंगे। रुकिए। अब इसके बाद यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है, तो सबसे पहले लाया गया आपके मतलब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया आपके राजस्थान। तो कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन आता है कि बेसिकली पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैक्सिमम बुक में आप ऑप्शन देखेंगे कि राजस्थान को टिक किया जाता है कि राजस्थान से पंचायत की शुरुआत हुई है। राजस्थान में अगर ऑप्शन में राजस्थान है आप टिक कर दीजिएगा कि राजस्थान सही आंसर है, लेकिन जिस लेवल का आप पंचायत देख रहे हो वैसा पंचायत वहाँ पे नहीं था। 1952 में बेसिकली वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हुई थी, मतलब जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट से आप ये समझ सकते हो कि एक पूरी कम्युनिटी है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं भी इसी नोएडा नाम के गांव में रहती हूँ, आप भी सारे लोग नोएडा गांव में रहते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि चलो हम कुछ काम करें, और हम लोगों ने घर पे चरखा चला के बापू के आदर्शों को लेके हम क्या करें, चरखा चलाएं, कपड़े बनाएं और बेचें।
तो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे एक तरह के लोग एक ही पर्टिकुलर काम करते हैं ताकि सबका कलेक्टिव डेवलपमेंट हो जाए, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत बेसिकली राजस्थान में की गई थी। अब आगे जब पंचायती राज की बात होती है तो सबसे पहले इस कमिटी को, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में एक्सपर्ट्स तो होते नहीं है, तो एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए लोकसभा के जो स्पीकर है वो कमिटीज बनाते थे। तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता की कमिटी बनाई गई। तो बलवंत राय मेहता की कमिटी को बना के बोला गया कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैसे एक्सेलरेट करें, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात उनसे पूछी गई। तो उन्होंने यही सबसे पहले बोला कि हमें इंडिया में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करने में बलवंत राय कमेटी ने बोला कि हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पंचायत लेवल पे भी इलेक्शन कराओ, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर से चलो मोदी सरकार क्या करे, एक किसी पर्सन को लेट से किसी नोएडा गांव होता तो अगर ऐसा करेंगे तो रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि डेमोक्रेटिक हुआ नहीं, नोएडा में रहने वालों ने तो स्टाफ को नहीं सिलेक्ट किया था ना। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पंचायत में रहने वाले लोग ही अपना सरपंच सिलेक्ट करेंगे। अगला क्या है कि जो डेमोक्रेटिक बॉडी होगी वो केवल एक लेवल का आप मत बनाओ। देखिए आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट के पीछे होता है एक ब्लॉक, हर से हम लोगों का अगर आपका गांव होगा तो आपको पता होगा कि आपका गांव उसमें होगा ग्राम पोस्ट, ये ग्राम पोस्ट आपका ब्लॉक, सर्टेन ब्लॉक, या कहीं कहीं इसको वार्ड कहते हैं, WARD। आर यू अवेयर और नॉट? ब्लॉक का वर्ड सुना है? ब्लॉक, गांव या मतलब विलेज, ब्लॉक या वार्ड, सुना है ये वर्ड, है ना? वार्ड होता है, ब्लॉक होता है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको 3 लेवल पे क्लासिफाई करिए। पहले तो आप विलेज बना दो, विलेज लेवल पे सरपंच हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आपके कुछ वार्ड नंबर, हाँ डेफिनेटली उसी तरीके से। फिर ब्लॉक लेवल पे आप किसी का चुनाव कर दो, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर नगर महापालिका है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो फिर वहां पे मेयर बना दो। तो ये सारी जो रिकमेंडेशन है वो आपकी बलवंत राय कमेटी ने दे दी थी। अब इस कमेटी पे काम करना शुरू हुआ होते रह गया। लेकिन जब आपके ऑनरेबल राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो राजीव गांधी ने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। 64 मतलब 64th नंबर का था ये अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने पहली बार बोली कि हमें जो है पंचायती राज ले आना चाहिए। अब इनका जो ये बिल है, ये बिल लेके आए, और वो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है, लेके आए, इन्होंने कहा कि हम लेके आएंगे पंचायती राज। और पंचायती राज लाते तो आपको पता होगा कि उस समय जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उनका जो मर्डर किया गया था, उसी के आसपास की बात है। 1991 के आसपास इनको बेसिकली शूट कर दिया गया था। तो इनका ये था कि चलो उस समय होने वाला था चुनाव, तो इनका ये था कि आफ्टर द इलेक्शन अगेन वी विल कम बैक विद दिस बिल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, राजीव गांधी की फिर वहां पर डेथ हो जाती है, 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं हो पाता है। ठीक, और उसके बाद जब राजीव गांधी की डेथ होती है तो फिर थोड़ा सा इस पर लीप लग जाता है, थोड़ा सा गैप होता है। अगली जो सरकार आती है तो 73rd, मतलब अब तक देखिए 2-3 अमेंडमेंट्स हो चुके, तो जो 73rd वाला अमेंडमेंट है 64 में पास नहीं हो पाया, 73rd में फिर इसको लाया गया। 73rd में ये बिल बेसिकली पास हो गया। और इसके बाद इंडिया की हिस्ट्री में शुरुआत होती है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अगर पास कर दिया गया तो उसको संविधान में भी जगह देनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्लेस देंगे, तब क्या होगा कि आप चुनाव करा पाएंगे और जो पंचायती राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन पाएगा। तो पार्ट 9 लाया गया। मतलब हमने आपको बताया ना कि हर जगह पे पार्ट्स और पार्ट्स में कुछ एक्ट डाले गए, तो पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, और इसमें 16 आर्टिकल डाले गए। सॉरी, एक्ट नहीं, आर्टिकल, हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स टोटल डाले गए, और 11th शेड्यूल जोड़ा गया। आपको पता है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है वहाँ पे शेड्यूल्स है, तो 11th शेड्यूल ला दिया गया। तो क्या क्या किया, पार्ट 9 उसमें 16 आर्टिकल्स, और जहाँ पे शेड्यूल में बेसिकली क्या चीजें होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती है वो शेड्यूल में दी हुई है। अभी शेड्यूल देखते हैं कि शेड्यूल में क्या है। तो पार्ट 9 उसमें 16 आर्टिकल और 11th शेड्यूल जोड़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पंचायती राज इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब पंचायती राज में किन चीजों को नहीं दिया गया, मतलब किन कौन सी एरिया जो पंचायती राज में नहीं आते। जैसे अगर कोई शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया, जैसे आपका ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग हैं, तो वो लोग वहाँ के कुछ स्पेसिफिक एरिया को शेड्यूल एरिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पंचायती राज, इसका कोई भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो अरुणाचल है, नागालैंड है, मिजोरम है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, और बहुत सारे, मतलब कि आप ऐसे समझो कि थोड़ी दूरी पे 1-1 किलोमीटर पे जो ट्राइबल कल्चर है वो बदल जाता है। ये ट्राइब बिल्कुल अलग, उसके बगल वाले बिल्कुल अलग। कुछ ऐसे भी हैं कि जो दिवाली को मनाते नहीं, मतलब दिवाली उनके लिए सबसे सैड वाला डे होता है।
तो हर ट्राइबल का अपना अलग अलग कल्चर है, अगर आप उनको जबरदस्ती अपने कल्चर में ढालेंगे तो हो सकता है वो इंडिया से टूटने की बात कर दें, है ना। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि भारत टूटे, तो उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन एरियाज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि दीज एरियाज आर द शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरिया। उसके बाद जो स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम है, इनको इससे पूरी तरीके से इम्यूनिटी दी गई है। कुछ एरिया है हिल एरियाज, तो वहां पे जो हिल एरियाज है, जैसे आपका मणिपुर में स्टेट है, मणिपुर में जो है ये जो हिल एरिया है, वहां पे सीधी सीधी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, वहां पे पंचायत का कोई कंसेप्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाती है, वही अपने चीजों को हेड करती है, ठीक। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी बेसिकली जो है पंचायती राज, उनका अपना पूरा सिस्टम है, उसी के साथ वो लोग काम करते हैं। आप उसको सुपरविजन दे सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती का वो पूरा सेटअप लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये वो एरियाज है जिनको बेसिकली पार्ट 9 से इम्यूनिटी दी गई है। अब आप बताइए कि कहीं आपको पंचायती राज इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? बताइए। किसी को कहीं से कोई इशू? मैम मैम वो पूरा वाला जो बताए थे वो क्या है मैम? पूरा वाला कुछ खास नहीं, बस आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताया था कि पूरा क्या है कि अब्दुल कलाम जो आपके एक्स प्रेसिडेंट थे, उनका एक सपना था कि जो ये विलेज वाले भाग भाग के गाँव में से शहरों में आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, अगर हम विलेज में ही वही फैसिलिटी दे दे तो वो कोई माइग्रेट नहीं करेगा। तो उसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। अगर अर्बन की जो फैसिलिटीज है वो रूरल एरिया में पहुंच जाए तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो जैसे आपकी गांधी का सपना था पंचायती राज लाने का, वैसे आपके कलाम का सपना है कि शहरी सुविधाओं को यानी कि अर्बन फैसिलिटीज को लोकल एरिया यानी रूरल एरिया से स्ट्रेंथन किया जाए, लाया जाए, फॉर डेवलपमेंट किया जाए। ठीक, और कुछ और कहीं कुछ? बस मैम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वहाँ के लोग खुद अपने लीडर को चुनते हैं। बिल्कुल, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऊपर से नहीं, मतलब कि पावर जो है एक बंदे में नहीं, जिसको मतलब लोग चुनेंगे, मतलब लोगों के हाथ में सत्ता दी जाए। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हम नीचे वाले मतलब जो ग्रास रूट लेवल है वहां पे किसी को अपॉइंट करके नहीं भेजेंगे, जैसे हमने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया था, बल्कि हम क्या करेंगे, उन्हीं लोगों से कहेंगे कि तुम अपने हिसाब की सरकार चुनो। ठीक, समझ में आया नंदिनी? यस मैम। अभी तक हमने पढ़ा था वो है आपका पंचायत यानी विलेज लोकल गवर्नेंस। कि विलेज लेवल पे अगर लोकल गवर्नेंस लानी है तो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1983 में हमने विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन कर दिया। अब अगर मतलब कि रूरल एरिया है तो हमने स्ट्रेंथन कर दिया, विलेज को कर दिया, तो विलेज से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो स्टेट नहीं आता, विलेज से जब ऊपर बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आता है ना, डिस्ट्रिक्ट आता है, तो डिस्ट्रिक्ट को भी स्ट्रेंथन करना जरूरी था। तो जब 73rd अमेंडमेंट लाया गया उसी समय यानी 1992 में ही एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी ला दिया गया था। तो जब 73rd लाया गया उसी समय 74th लाया गया, उसको पार्ट 9 कहा गया, इसको पार्ट 9A कहा गया। ठीक, याद रहेगा, वो है पार्ट 9 जिसमें विलेज के लेवल की बात की गई है, ये है पार्ट 9A जिसमें आपके शहर यानी कि अर्बन एरियाज की बात करी गई है। अब अर्बन लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि अगर हमने विलेज को मान लीजिए कि पावरफुल बना दिया, विलेज के लोगों के पास अपना पंचायत के लोगों को पावर कर दिया, लेकिन बीच में डिस्ट्रिक्ट है, हर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो जरूरी था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों की भी आवाज को कंसोलिडेट किया जाए और वो आवाज स्टेट तक पहुंचे। तो डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए 73rd के साथ साथ 74th अमेंडमेंट भी हम लेके आए, और ये पार्ट 9 नहीं, पार्ट 9A है। अब उसको 11th शेड्यूल में जोड़ा गया, इसके लिए एक और शेड्यूल लेके आए, इसको हमने 12th शेड्यूल में जोड़ा, उसमें टोटल 16 आर्टिकल्स हैं, इसमें टोटल 18 आर्टिकल्स हैं। ठीक, तो बाकी बिल्कुल वैसे ही है। कुल मिलाकर डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोकल गवर्नेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले तो विलेज लेवल, दूसरा अर्बन लोकल गवर्नेंस। विलेज लेवल का 73rd है, अर्बन लेवल का 74th है, वो पार्ट 9 है, ये पार्ट 9A है, उसमें 16 आर्टिकल, इसमें 18 आर्टिकल्स है, वो 11th शेड्यूल है, ये 18th शेड्यूल है। अब आ जाते हैं कि ये इसको हम कहते हैं क्या है, तो बेसिकली आप इसको म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। तो अभी आपने किसी ने पूछा था मेयर, तो देखिए मेयर का कंसेप्ट अब यहाँ से आपको समझ आएगा, तो इसको बेसिकली हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। ठीक है, यानी कि नगर पालिकाएं। अब नगर पालिकाओं में बेसिकली देखिए इतना हमारे काम का है नहीं, तो फिर भी हम इतना समझ लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका प्रयागराज है, तो प्रयागराज इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट, है ना,
तो जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो छोटी मतलब होता है, एक होता है नगर महापालिका, एक होता है नगर निगम। तो नगर जो निगम है वो आपका प्रयागराज हो गया, जो बहुत बड़ा, मतलब जहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है, इतना पॉपुलेशन रहती है, तो हम कहते हैं इससे ज्यादा। मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि अगर कहीं 100 लोग रह रहे हैं तो वो हो गया नगर पंचायत, मतलब सिर्फ 100 लोग। 100 से 200 रह रहे हैं तो कह देंगे म्यूनिसिपल काउंसिल। अगर जो है 200 से 2000 2,500 लोग एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो छोटी बॉडी होती है वो पंचायत होती है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहां पे आपके मेयर का भी इलेक्शन होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है, वहां पे आपके मेयर का इलेक्शन करा जाता है। और मेयर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट के बीच का एक लिंक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो वो लोग होंगे, जैसे आपके डीएम है वहाँ पे, तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काम करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ मेयर क्या करेंगे, उस लेजिस्लेचर को बताएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एग्जीक्यूटिव को बताएंगे, तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली ग्रोथ वगैरह डिसाइड होती है। अब देखिए इसका कॉम्पोजिशन क्या है। अब जैसे मान लो कि हमें मेयर को सिलेक्ट करना है, या तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। जैसे भी मैंने आपसे पूछा था ब्लॉक और वार्ड क्या है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट ब्लॉक में या वार्ड में वो कर देते हैं, बांट देते हैं। फिर हर वार्ड से एक मतलब पर्सन इलेक्ट होकर आता है कि इस वार्ड से ये जीते हैं, इस ब्लॉक से ये जीते हैं, इस ब्लॉक से ये जीते हैं। फिर वो हर ब्लॉक वाले अपना नेता चुनते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सैफ जिंदल जैसा हो। तो जो है अब क्या होगा कि हर वार्ड के लोग एक पर्सन को चुने, वही पर्सन आपका बन गया क्या, मेयर, ठीक है। वही पर्सन आपका मेयर बन गया, और वो जो मेयर है वो अकॉर्डिंग टू द मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का काम करता है। अब अगर हम इतने मुश्किल से लोकल मतलब विलेज साइड के या अर्बन साइड के जब हम लोगों को चुनते हैं, उनकी जो है ड्यूरेशन क्या है, तो उनका जो ड्यूरेशन है वो 5 सालों तक रहता है। बट इन केस मान लीजिए कि कुछ भी ऐसे रीजन हो गए कि 5 साल के पहले आपकी जो लोकसभा है वो भंग हो गई, सॉरी लोकसभा नहीं, पंचायत या अर्बन लोकल गवर्नमेंट वो खत्म हो गई, कुछ ऐसे रीजन है कि वो नहीं चल पाई, तो आपको क्या करना है कि विद इन 6 मंथ आप क्या करेंगे, नया इलेक्शन करा लेंगे, ठीक। अब एक चीज और है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे रीजन हुए कि मैं किसी गाँव की प्रधान थी, मेरी जो है अनफोर्सीन सिचुएशन में मेरी डेथ होगी। अब मेरा जो टेन्योर है, मैं 5 साल के लिए इलेक्ट हुई थी, अभी जो है मेरा टेन्योर सिर्फ 3 इयर्स है, 3 इयर्स के बाद मेरी डेथ होगी, अभी मेरा टेन्योर कितना 2 साल बचा हुआ है। तो अब मेरी जगह पे कोई पर्सन इलेक्ट हुआ, लेट्स से कि सोनाली इलेक्ट हुई, नई पंचायत, नई ग्राम प्रधान, तो ये कितने दिनों तक रहेंगी। अगर मेरा टेन्योर 6 महीने से ज्यादा का बचा है, ठीक है, अब मेरा तो 3 साल बाद की डेथ होगी, तो अभी टेन्योर 2 साल बचा है, यानी अगर टेन्योर 6 महीने से ज्यादा बचा है तो जो रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम में 2 साल, तो सोनाली जो है 2 सालों तक ग्राम प्रधान रहेगी। बट अगर मेरा टेन्योर सिर्फ 6 महीने बचा, यानी अगर मैं 4.5 साल तक ग्राम प्रधान रहती, उसके बाद मेरी डेथ हो जाती, तो इनको क्या है फिर पूरा 5 साल का टाइम मिलेगा, फिर ये पूरे 5 सालों तक जो है ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में रहेंगे। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुआ कि देखिए अगर कोई प्रधान मतलब कोई ग्राम प्रधान है या कोई मेयर है वो 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है, बट कोई भी अनफोर्चुनेट सिचुएशन हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो अगर उनका जो डेथ होने के बाद उनका जो टेन्योर है, उनका जो समय सीमा है वो 6 महीने से ज्यादा बची है, 1.5 साल, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो क्या है जितना टाइम बचा है उतने समय तक आप जो है प्रधान बनेंगे, जो नया वाला होगा उतने टाइम तक बनेगा। बट अगर जो है मेरा टेन्योर 6 महीने से कम बचा है, मतलब 3 महीने बचा था, 3 महीने बाद नया चुनाव होना था और मेरी डेथ हो गई, अब जो नया बंदा आएगा उसको पूरा 5 साल मिलेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। नंदिनी, पायल, पूजा, प्रमोद, शालू, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये था आपका क्या कहते हैं पंचायत। अब आ जाते हैं कुछ चीजें आपकी जो थोड़े से टिडबिट्स बची उनके बारे में। अब कुछ टिडबिट्स वाले पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है आपका कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यानी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। क्या काम है कैग का, तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, ये हम आप जो टैक्स देते हैं उसी से गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। अब जब हम लोग अपना टैक्स इनको देते हैं इस सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू यूज द मनी गिवन बाय द टैक्स पेयर इन अ वाइजली मैनर। आप उसको वेस्ट नहीं करें, और अगर आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका आप वाइज यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका पता कैसे चलेगा। उसके लिए हमने नहीं, भारत के संविधान ने कैग वाली पोस्ट बनाई। तो कैग का काम क्या है, कैग का काम ये है
कि ये चेक करे कि जिस वे में, देखिए हम लोगों का जितना भी पैसा होता है, गवर्नमेंट का भी आगे इसको पढ़ते हैं कि क्या है, ये एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। जितना भी पैसा मिला, मान लीजिए कि थोड़ा सा पैसा सालों ने टैक्स दिया, सैफ ने टैक्स दिया, इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे टैक्सेस को बांटते हैं। ये थोड़ा सा आपको इकोनॉमी का थोड़ा सा टर्म है, बाकी आपको सर बताएंगे। टैक्सेस मतलब होता है दो तरह के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस का भी पैसा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी पैसा, ये इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गया। गवर्नमेंट करती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी जब बेचती है तो उसमें उसको भी पैसा मिलता है, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपनी जो प्रॉपर्टी बेचती है उसको हम कहते हैं सेलिंग ऑफ शेयर्स नहीं, सेलिंग ऑफ शेयर्स नहीं। जैसे मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट का ऑफिस है बीएसएनएल, तो बीएसएनएल को हमने दे दिया, वोडाफोन ने टेक ओवर कर लिया पूरा, तो बीएसएनएल को उसने ले लिया। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करते, कहीं पैसा डालते तो तक इन्वेस्ट करना, और कहीं से पैसा निकाल लिया, उसको क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी को मतलब चीजों को बेचती है किसी को, तो उसको कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, तो उससे भी पैसा चल गया। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं, दिस इज नोन एज ट्रेजरी बिल्स, पी नोट्स, जब गवर्नमेंट इसको बेचती है, बिल और बॉन्ड को बेचती है, उससे भी गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। तो वो सारे के सारे पैसे इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट को हर मिलने वाली चीजों का पैसा रहता है। अब जब गवर्नमेंट को कोई भी वेलफेयर स्कीम लानी होती है तो वो इसी फंड से पैसे निकालेगी, फिर वो उसी फंड से पैसे निकाल के रोड बनाएगी, सड़क बनाएगी, जो भी चीजें इसी से करेगी। अब जिस वे से आप इससे पैसे निकालेंगे, तो ऐसे आप पैसे नहीं निकाल सकते कि मान लो आज मोदी जी का मन हुआ कि चलो नोएडा घूम के आए तो यहाँ से निकाला और चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए प्रॉपर एक बिल लाया जाता है जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। फिर वो बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होगा। अब आप पहले बताएंगे कि आपको पैसे क्यों चाहिए। तो लेट्स से कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल सीतारमण, तो बोलेंगे कि स्टैंड अप इंडिया नाम की हमें स्कीम लानी है, तो हमें इतने पैसे चाहिए। अब उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा, फिर वो बिल दोनों जगह से पास होगा, और जब बिल पास हो जाएगा तो जितने पैसे उन्होंने मांगे उस हिसाब से पैसे डिसाइड जाते हैं। अब इस गैप का करना कि जिस मद में, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि एसएससी पास कराओ योजना नाम से हमें एक स्कीम लानी, इसके लिए मुझे लेट्स से 100 रुपए चाहिए, तो बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, और हमने 100 रुपए ऑनरेबल सीतारमण को दे दिए कि आप चलो एसएससी पास कराओ योजना लेके आओ। अब बाद में कैग क्या करेगा, कैग ये चेक करेगा कि जिस वे में, जिस लिए आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले थे, क्या उसी के लिए आपने जो पैसे हैं उनका यूज किया है, कहीं पैसे का मिस यूज तो नहीं हुआ है। ठीक, तो क्या करता है, इसकी पूरी जांच करता है, इसकी पूरी इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट बनाता है। ठीक, कि मतलब ये पैसा इन्होंने 100 रुपए निकाला था, वो इससे यूज हुआ, इससे यूज नहीं हुआ, या यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए में ये काम हो सकता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जबरदस्ती का 100 रुपए निकाल दिया। तो वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट को कहाँ देते हैं, वो रिपोर्ट लेके जाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देते हैं। याद रखिएगा, क्या अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में रखाते हैं। फिर पार्लियामेंट में होती है एक पब्लिक अकाउंट कमिटी, फिर पब्लिक अकाउंट कमिटी उसकी स्क्रूटनी करती है, उसकी जांच करती है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि जो है ये पैसा एक्चुअली कैसे यूज होना चाहिए, यानी कि मनी का एफिशिएंट यूज फिर हमें पता चलता है। लेकिन याद रखिएगा, कैग की रिपोर्ट कभी और कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। हमें नहीं पता होता है कि कैग ने क्या रिपोर्ट दी है। और ऐसा ही एक स्कैम हुआ था, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो कहते हैं ना कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। कॉमनवेल्थ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, याद है आपको, कहीं सुना है कभी, तब आप अपने स्कूल डेज में रहे होंगे, कहते थे ना कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, सुना है ये सारा कुछ, सुना होगा है ना। कहते थे 2G स्कैम हो गया, कॉमनवेल्थ में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो वो क्या था कि बेसिकली एक्चुअली कॉमनवेल्थ घोटाले या कॉमनवेल्थ स्कैम क्या है कि उसमें बेसिकली जो कैग की रिपोर्ट थी, मतलब कॉमनवेल्थ में क्या थी, डिफरेंट कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ पे आए थे गेम खेलने। तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि बेसिकली जब बाद में कैग ने अपनी रिपोर्ट दिया, बता देते हैं आपको, बाद में जब एक्चुअली कैग की रिपोर्ट से ये पता चला था, कैग की रिपोर्ट मतलब क्या हो गया था कि पब्लिक में आ गई थी। पब्लिक में आती नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आती है, पब्लिक में आ गई थी। तो उस समय कैग ने बताया कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। क्यों कि ऐसा हुआ था, कैग की रिपोर्ट बाद में फटाफट गवर्नमेंट ने हटा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा से इशू हो सकता था। जैसे उसमें ये बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आए हैं खेलने, या खिलाड़ी आए थे या देखने वाले आए थे अदर कंट्री से,
तो उसके लिए जरूरत ये थी कि मतलब कार से या मतलब आपको व्हीकल प्रोवाइड करनी थी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसके लिए आप चाहते तो व्हीकल किराए पे ले लेते। तो यहाँ पे क्या किया गया था, ये दिखाया गया था कि देखो हमने इतने सारे तो व्हीकल हमने खरीद ली, मतलब ऑन द पेपर दिखाया गया कि 700-800 व्हीकल खरीदना पड़ा, कारें खरीदनी पड़ी। इवन एक कुर्सी जो नॉर्मल सी चेयर होती है वो 100 रुपीज की होती है, वो एक चेयर का दाम 2000-1500 इस तरीके से दिखा दिया गया। तो बाद में जो क्या की रिपोर्ट है उसको ये सारा देख के फिर हमें ये पता चला था कि एक्चुअल में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको पूरा रोल आउट कर लिया था। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल फिगर क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं चला पाया है, लेकिन हुआ बहुत तगड़ा वाला स्कैम था। ठीक, तो वो हमें कैसे पता चला, इसी कैग की रिपोर्ट से। बट ये है कि जो कैग की रिपोर्ट है ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, कहाँ जाती है, ये रिपोर्ट जाती है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखाते हैं, पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजती है, उसके बाद वो स्क्रूटनी करके बताती है कि ये सारी चीजें कहाँ तक सही है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर पूछती है तो आप याद रखिएगा कि क्या कैग के पास पावर ऑफ पनिशमेंट है। मान लो कि मैं कैग हूँ और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये फ्लॉज है, लेट्स से कि कॉमनवेल्थ घोटाले का ही मुझे पता चल गया, मैंने अपनी रिपोर्ट में समझ लिया, लेकिन मैं जान के भी इन लोगों को पनिश नहीं कर सकती। मतलब मुझे पता तो चल गया ना कि ये स्कैम हुआ है। तो अगर इसी को लेके बेसिकली कैग के पोस्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों? कि एक तो आपने पता कर भी लिया, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो आपने कैग बॉडी का नेम, दैट इज टूथलेस एंड नेललेस। मतलब टूथलेस बॉडी का मतलब आपने पता करके भी क्या किया, आपने उसी पार्लियामेंट में भेज दिया, उसी मतलब सेटअप में वो चला गया। अगर आपके पास पावर ऑफ पनिशमेंट होती तो एटलीस्ट मान लो कि कोई स्कैम हुआ, कैग ने उनको पनिश कर दिया, पब्लिक डोमेन में आ गया कि भाई कैग ने इनको क्यों पनिश किया, तो पता चला ये स्कैम किए थे इसलिए कैग ने इनको पनिश कर दिया, तो दोबारा वो चीजें ना होती। लेकिन कैग जिसे टूथलेस बॉडी उसे रिपोर्ट दे सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता। इतनी बातें समझ में आई? इतना समझे? यस और नो? ठीक, ओके। अगला देखिए, इतनी प्राइम पोस्ट है, अपॉइंटमेंट भी कैसे होगा। ठीक, तो इतनी मतलब प्रीशियस पोस्ट है, बट ये पोस्ट इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है। तो अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कि मैं बन गई कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मैं बन गई, तो मुझे हटाओगे कैसे? तो अगर मान लीजिए कि ये हो जाता कि जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तब तक रहेंगे, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएंगे कि इनको हटाओ, तो हटा देंगे। यानी जो मेरे मन की रिपोर्ट देगा उसको मैं रखूंगी, जो मेरे मन की रिपोर्ट नहीं देगा उसको मैं नहीं रखूंगी, अगर मैं सरकार रहूंगी तो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बोला कि नहीं, कैग को आप ऐसे ही उसके पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकते। जिस प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, यानी लोकसभा में ले आओ, राज्यसभा में ले आओ, दोनों जगह पे 2/3 मेजोरिटी से पास करो। जब दोनों हाउसेस पास कर देंगे तब जाके आप कैग को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं कैग बन जाऊं, तो मैं कितने टाइम तक अपने ऑफिस में रहूंगी? तो कहते हैं 6 ईयर या 65 ईयर्स, दिन में से जो भी पहले हो जाए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि लेट से मेरी एज 62 ईयर्स है, तो 65 पहले आएगा, मतलब 3 ही साल बाद आएगा, तो 65 नहीं, मतलब 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी। बट इस मेरी एज 55 है, तो अब मैं एट द एज ऑफ 61 रिटायर हो जाऊंगी। मतलब जो भी पहले होगा उसके हिसाब से मेरा हो जाता है, या तो मुझे 6 साल का टीन्योर मिलेगा, या 65 ईयर्स के हिसाब से मैं जो है अपॉइंट हो जाती हूँ। अब इसके बाद कौन बनता है कैग? तो कैग कौन बन सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो गाइडलाइन है, क्राइटेरिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं बताई है। उन्होंने ये कहा कि मतलब प्रेसिडेंट को जिसको लगता है वो अपॉइंट कर सकता है। तो जनरली ऐसा कस्टमरी चला आ रहा है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IRS ऑफिसर्स, उन्हीं को ही बेसिकली कैग बना दिया जाता है, जिनको फाइनेंस वगैरह की थोड़ी नॉलेज हो या फाइनेंस वाला जिनका बैकग्राउंड ना हो, तो उन्हीं को बना देते हैं। और उसमें ये है कि वो प्रेसिडेंट के सामने वो फिर ओथ लेते हैं, किस लिए? कि मैं जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं कि मैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सारे काम करूंगा, तो सारे ओथ इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक, तो ये था आपका कैग की पोस्ट, जो कि टूथलेस एंड नेललेस बॉडी है इंडिया की, बट ये बहुत प्राइम काम करती है। ये चेक करती है कि जिस वे में आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले हैं, क्या वो उसी वे में खर्च हुए हैं या नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कैग? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बट अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अमान, नंदिनी, पायल, पूजा, आज आप लोग बोल नहीं रहे ये सब लोग के अलावा? शालीन, सैफ, मन नहीं कर रहा पढ़ने का? क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी तक हमने 2 बातें समझी, एक तो हमने समझा पंचायती राज, और दूसरा हमने समझा आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट पोस्ट इंडिया की, जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है?
कोई बताएगा? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? क्या डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपको मैंने पहले ही बताया था, आई होप कि देखिए और बता दो, प्लीज प्लीज बताइए। वेरी गुड, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेरी गुड शालू। बाकी लोगों को नहीं याद था, ये बताने का मन नहीं कर रहा था। करंट क्या कौन है? या करंट क्या, एक बार गूगल करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है। क्या कोई करके बता दो मेरे को भी। फ्लैग ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू, अभी 14th कैब जीसी मुर्मू। वेरी गुड प्रमोद। तो देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों जरूरत हुई? कि हमारे पास, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यानी वो राइट कि जिसको अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करेगा कि वी कैन एक्सरसाइज आवर फंडामेंटल राइट इन अ प्रॉपर वे। इतनी बातें तो आपको याद है। फंडामेंटल राइट के अलावा भी कुछ राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इधर उधर दिए हुए, जैसे राइट टू वोट, है ना? तो वो सारे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हों करके कॉन्स्टिट्यूशन राइट। कुछ राइट हमें भारत की सरकार दे देती है कानून बना के, जैसे राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, है ना? अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि राइट टू प्राइवेसी, आप नेट पे क्या देखते हैं, ये सब सोलिडली आपका राइट होगा। जो राइट टू प्राइवेसी यानी हर वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना के देता है, पार्लियामेंट लॉ बना के दे देता है, वो है लीगल राइट। इसके अलावा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, ये क्या है? सरकार ने हमको दिया। इसका फर्क समझ में आ रही है? जो चीजें हमें सरकार ने दी, तो फंडामेंटल राइट ये पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं दी हुई वो राइट, लीगल राइट जो समय समय पे पार्लियामेंट कानून बना के हमें दे देती है वो लीगल राइट हो गया। इसके अलावा वो मिनिमम राइट जो कि एक इंसान को, एक ह्यूमन को ह्यूमन जैसे जीने के लिए जरूरी है। मतलब एज ह्यूमन को जीने के लिए क्या जरूरी है? मतलब कि मेरे पास राइट है कि आप मेरे से इज्जत से बात करें, आप मेरे को रिस्पेक्ट दो। ये नहीं है कि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग नो वन कैन ट्रीट मी एज अनटचेबल और नो वन कैन ट्रीट अदर पीपल अनटचेबल। आप किसी को अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज माय ह्यूमन राइट। आई एम नॉट अ डॉग, आई एम नॉट अ स्ट्रे डॉग, या मतलब एनीवन इज नॉट अ स्ट्रे डॉग। हर किसी को, क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि हर कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग रहने का पूरा राइट होना चाहिए। अब क्योंकि ये राइट अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिए हैं, आपके फंडामेंटल राइट में नहीं है, आपकी लीगल राइट में नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे, आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपका बोर्ड हुआ है, तो आपको फुली राइट है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग जियो। जैसे हर किसी को एक राइट है कि वो अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का मतलब लेवाइस नहीं, मतलब एटलीस्ट बेयर मिनिमम क्लॉथ जो कि जरूरी है। या हर किसी को राइट है कि इसकी छत, मतलब उसके ऊपर एक रूफ हो जिसके नीचे वो रह सके। ऐसा ना हो कि बारिश है, धूप है, लेकिन ऐसे पड़े हुए हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, दो बेसिक नेसेसिटीज आर नेसेसरी फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दैट पर्सन इज बोर्न एज अ ह्यूमन, राइट? तो आप एज अ ह्यूमन किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, या मतलब एज अ ह्यूमन किसी के राइट्स का वायलेशन ना हो, इसके लिए हम लेके आए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसका सेटअप किया गया था 1993। अब ये जो है स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, स्टेट्यूटरी है। स्टेट्यूटरी का मतलब बाद में, यानी स्टेट्यूटरी मतलब लीगल बॉडी है, लीगल बॉडी है, ऐसा नहीं कि इलीगल है। लीगल है यानी कि स्टेट्यूटरी कह लीजिए या लीगल कह लीजिए, दोनों का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में कभी भी पार्लियामेंट बाई लॉ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके बाद ये एक बॉडी बना दी गई। जैसे आपका नीति आयोग है, वैसे आपका एनएचआरसी स्टेट्यूटरी बॉडी, ये स्टेट्यूटरी बॉडी बना दी गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में बनाया गया। नई दिल्ली में इसका ऑफिस बना दिया गया और अभी ऑनरेबल जस्टिस एचएल दत्तू इसके बेसिकली वो थे, चेयरमैन थे। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया गया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो लोग बैठते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है? मैम चेयरमैन चेयरपर्सन में क्या डिफरेंस है? बता देते हैं। क्या पूछा मैम? ऐसी Like और भी बॉडी है? हाँ बताइए। अभी अरुण कुमार मिश्रा आई थिंक निभाग का, तो ही इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। तो हो सकता है बदल के, देखिए चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑन मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। जब चेयरमैन तब कहते हैं कि जब वो उसको चेयर करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए बॉडी बन गई, ठीक है, मान लीजिए प्लूटस एकेडमी में अगर जब मैं अभी तक मतलब मेरा वो हो गया, मेरा इलेक्शन हो गया, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन अभी मैंने आप लोगों की कोई मीटिंग नहीं ली, तब तक मैं क्या हूँ? चेयरपर्सन। जिस दिन मैं आपकी मीटिंग ले लूंगी उस दिन हो जाएगी चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर।
जैसे अभी अरुण मिश्रा जी है, ऑनरेबल अरुण मिश्रा, तो वो क्या है कि जब तक वो मीटिंग नहीं लेंगे तो उनको हम कहेंगे चेयरपर्सन, ही इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन। जिस दिन वो पहली मीटिंग ले लेंगे वो हो जाएंगे क्या, चेयरमैन। आई बात समझ में? दिस इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द चेयरपर्सन एंड चेयरमैन, नथिंग एल्स। ऐसी और भी बॉडी है, और भी बॉडी का तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अब एक ये नेशनल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे, जिसको SHRC कहते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि अगर ऐसा लगता अभी नहीं है तो इसको करंट वाले जो भी होंगे इसको अपडेट कर लीजिएगा कि अभी करंट NHRC का चेयरमैन कौन है। ठीक, अब देखते हैं इसके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक मिनट, आज आप लोगों को वॉइस में कोई इशू तो नहीं हो रहा है? वॉइस में या उसमें कोई इशू तो नहीं हो रहा है ना? ठीक, तो बेसिकली इसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा हमेशा रिटेन को चेयर करते हैं। तो ऑनरेबल अजय बत्तू, या अभी आप देख लेंगे कि अभी नए कौन है, तो उसमें देख लीजिएगा कि अभी के चेयरमैन कौन है NHRC के, गूगल के कॉल देख लीजिएगा और PPT को अपडेट कर लीजिएगा। अब जो है ये होते हैं इसके चेयरमैन, ठीक है, सेम ही यही है, ठीक है। वो हो गए इसके जो इसके चेयरमैन हो गए। अब इसके मेंबर्स देखते हैं कौन कौन है। मेंबर हो गए, जैसे कि इसमें जो है और कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो 2 मेंबर्स इसमें जुडिशरी से होते हैं। तो एक तो जो इसका चेयरपर्सन है वो तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, इसको तो सेपरेट कर दीजिए। 2 मेंबर होते हैं इसके जो आपके जुडिशरी से होते हैं, जैसे कि कोई भी रिटायर्ड जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से होंगे, और कोई भी रिटायर्ड जज होंगे जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से होंगे। तो यानी 3 मेंबर तो ये हो गए। तो मतलब ये तीनों तो पूरे के पूरे आपके जुडिशरी से हो गए। जिसको चेयर करेंगे वो तो जुडिशरी वाला बंदा ही है, और 2 मेंबर और भी हमने जुडिशरी से ले लिया। 2 मेंबर्स हम लेते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है ह्यूमन राइट कमीशन में। से कुछ एनजीओ होते हैं, आपको पता होगा, कुछ एनजीओ आपके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, जैसे बच्चों के अधिकार, तो महिलाओं के अधिकार, विमेंस के, ट्राइबल्स के, उसके लिए हमेशा से काम करते होते हैं। तो 2 मेंबर्स जिनका एक्सपर्टीज हो, जिनकी एक्सपीरियंस हो, किसमें एक्सपीरियंस हो इन द मैटर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स में, जिनकी एक्सपीरियंस होती है, जिनकी एक्सपर्टीज होती है, वो इसके मेंबर होते हैं। तो कितने मेंबर हो गए देखिए, एक चेयरमैन हो गया, एक मेंबर हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा मेंबर हो गया हाई कोर्ट का जज, तो 3 ही हो गए। 2 मेंबर्स हो गए जिनको जो कि मतलब जिनका एक्सपर्टीज होगी, इंडिविजुअल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन राइट में जिनकी एक्सपर्टीज हो गए वो हो गए। तो कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स हो गए। इसके अलावा होते हैं कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफिशियो मतलब जिनका अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुआ है। जैसे हमने कहा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। इसका मतलब उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, बट वो बिकॉज कि लोग आपके राज्यसभा में भी बैठ रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्शन तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हुआ है पर बैठ राज्यसभा में रहे, तो उसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोग, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के, और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपॉइंट हुए थे इन अपने कमीशन के लिए, लेकिन वो भी इसमें बैठते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये 4 लोग इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो टोटल ये 4 मेंबर्स, 2 ये मेंबर्स और 3 ये मेंबर्स, कुल टोटल कितने मेंबर्स हो गए इसमें? हाउ मेनी मेंबर्स बताओ, कितने मेंबर हो गए? 4 ये, हाँ बिल्कुल 9 मेंबर्स की जो एक कमेटी होती है यही होती है। और बेसिकली अब इनके पास मान लीजिए कि इनको पता चल गया कि सैफ ने मेरे ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। सपोज कि सैफ ने मुझे सबके सामने बोल दिया कि आप पागल हैं, आपकी हिम्मत कैसे पढ़ाने की, मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया। अब मैं जाऊँ NHRC के पास, NHRC की लेट से हेड है पायल SM, तो पायल के पास में गई, मैंने बोला कि मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दिया। तो उन्होंने कहा किसने? सैफ ने। तो सैफ को बुलाया जाएगा, इंक्वायरी कर जाएगी, बट क्या पायल यानी क्या NHRC सैफ को पनिश कर सकती है? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज नो। आप इनको, ये भी टूथलेस बॉडी है, पनिशमेंट नहीं कर सकते। ये जो मतलब जो कंसर्न्ड बॉडी होगी उसको बता देगी कि सैफ ने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा किया, इनके साथ ये किया, वो किया, फिर वो कंसर्न बॉडी उनको पनिशमेंट करेगी। दिस NHRC कैन नॉट पनिश दैट कंसर्न पर्सन, ठीक। लेकिन ये जरूर है कि NHRC की रिपोर्ट के बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, यहाँ सब जा सकते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो उनको पनिश कर सकती है, बट NHRC कैन पनिश एनीवन। तो आंसर इज नो। अब मान लीजिए कि NHRC के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो कितने दिनों तक अपॉइंट होंगे? तो 5 ईयर्स या 70 ईयर्स, मतलब या तो 70 ईयर की इनकी एज हो जाए या 5 साल हो जाए, तो जो भी पहले होगा उसके हिसाब से जो है, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से इनका जो टेन्योर है वो हटता है। अब ये ऐसी पोस्ट है, देखिए मान लीजिए कि भले से ये पनिश ना कर पाए,
भले से ये पनिश ना करें, लेकिन सपोज करिए कि कोई एमएलए है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो मेरे ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं और मैं चले जाऊँ ह्यूमन राइट कमीशन में, और ह्यूमन राइट कमीशन को मैं बोलूँ कि लेट्स से एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि मैं बोलूँ कि अमित शाह ने मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन किया। अब एनएचआरसी अपनी जांच वाच करे, इंक्वायरी करे और बोले कि हाँ अमित शाह ने डेफिनेटली इस लड़की के साथ जो ह्यूमन राइट का इनका वायलेशन किया है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि भले से अमित शाह को वो पनिशमेंट ना दे पाए, बट लुक एट द मीडिया, लुक एट द मासेस अराउंड अस, कि उनको सबको पता चलेगा कि यार गृह मंत्री ने इनका ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दिया, इन्होंने इनको सबके सामने पागल बोल दिया या कुछ भी बोल दिया कि इनका हाथ काट दिया, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अमित शाह की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंडिया में गिर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो या तो लोग उनको वोट वगैरह नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा कि वोट काउंट कम हो जाता है। इसलिए आपका एनएचआरसी की जो पोस्ट है, ऑल्दो कि वो पनिशमेंट नहीं दे सकती, बट हाँ थोड़ा सा प्रेशर तो जरूरी पड़ता है ना मीडिया वगैरह की वजह से। तो कितने समय तक जो अपॉइंट होंगे 5 ईयर्स 70 ईयर्स, और उसके बाद क्योंकि ये थोड़ी सी क्लीन पोस्ट आपको समझ में आई रहेगी कि हाँ भाई सरकारें बना सकती है, सरकारें गिरा सकती है, तो इनको हटाने का तरीका भी हमने प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं रखा है। इनको भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, तो इसी प्रोसीजर से आप एनएचआरसी के पर्सन को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा एनएचआरसी, सेम वे आपका एसएचआरसी भी होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सारा कुछ यही है, बस इसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, बाकी सारा कुछ सेम है। और उसके बाद यहाँ पे जितना नेशनल है वो स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी, स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये होता है। और यहाँ पे 65 ईयर्स हो जाता है, 70 नहीं, या तो 65 ईयर्स हो जाए या 5 साल का उनका टेन्योर हो जाए। बाकी सारा का सारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में सेम टू सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। आई बात समझ में? यू गॉट इट? और कहीं से भी कुछ भी नहीं है। अब ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिनको उसको तो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुए हैं, और उसके बाद हमें करने हैं आपके ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके साथ साथ कर लेंगे। फिर कुछ की टर्म्स हैं जो पार्लियामेंट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट फंड क्या है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा। और ये इसमें एसएचआरसी एनएचआरसी बता रहे। फिर ये कुछ चीजें हैं, ये आपका कल आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे को आपका टेस्ट रखेंगे, ठीक। देखिए एनएचआरसी और एसएचआरसी में डिफरेंस क्या है कि जैसा एनएचआरसी सेंट्रल में होता है, सेम वे स्टेट ह्यूमन राइट मतलब जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो आपका स्टेट में होता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि मान लो कि कोई पर्सन एसएचआरसी का मेंबर बन जाता है, तो वो उसको प्रेसिडेंट नहीं, उसको गवर्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। फिर वहां पे दूसरा चीज ये है कि कौन बनेगा, तो जो सीजे आएंगे सेनेटर बनते हैं, तो सीजे ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट में बनते हैं। बाकी जितना आपने नेशनल कमीशन ऑफ वो नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी ये है, उसी जगह स्टेट कमीशन ऑफ एससी, स्टेट कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ये होता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो आपका एज में होता है कि यहाँ पे जो एज है वो 62 और 70, 65 मतलब 65 और 5 होता है, 70 और 5 नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद कल पूरी कोशिश होगी कि आपका कोर्स खत्म हो जाए। अगर इनकेस कुछ बच गया तो परसों की क्लास में तो डेफिनेटली आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी, और परसों हम आपका एक टेस्ट भी रखेंगे। मैम इसमें भी सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट होते हैं, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट है वहां हाई कोर्ट कर दीजिए और कोई डिफरेंस नहीं होता है। कुछ डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है स्टिल, मतलब आई एम नॉट गेटिंग। आप मेरे को अच्छे से बताओ क्या पूछ रहे हो। हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पे। अभी तो आपका ऐसा भी हो गया है कि एक लैटरल एंट्री का कंसेप्ट लाया गया है। लैटरल एंट्री मतलब कि आपको सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दे देगी भारत सरकार। लैटरल एंट्री सिविल सर्विसेज पास किए बिना आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, उसको कहते हैं लैटरल एंट्री। तो वो ऐसा नहीं होता जैसे कि मतलब कुछ में वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि अगर आपकी पास्ट की कुछ एक्सपीरियंस होते हैं तो उसके बेसिस पे आपको वो सारी चीजें दे दी जाती हैं, ठीक। ऐसा ही नहीं देते ना, आपकी वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सच में रखे जाओ। और कुछ बस, तो आज की क्लास को यहीं पे समअप कर देते हैं। और कल आपका कल की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो बी रेडी इन दैट क्लास। एक तो थोड़ा सा भी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ा लिया जाए, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस रहती हैं, है ना। 10 मिनट भी टाइम एक्सटेंड नहीं हो पाता।
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि कल कोर्स नहीं खत्म होता तो हम वेडनेसडे को टेस्ट तो रखेंगे ही रखेंगे, फिर कम क्वेश्चन का रख लेंगे, ज्यादा का नहीं रखेंगे, बट टेस्ट जरूर रखेंगे और बाकी का कोर्स आपका वेडनेसडे को आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप रिवीजन करना इसको शुरू कर दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक्स फॉर द डे।